फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित है। आज का हमारा वीडियो सन 1905 से लेकर के 1950 तक के बीच में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों और घटना चक्र के बारे में हमारा वीडियो है। 1905 से लेकर के 1950 तक के बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, उनका क्या परिणाम थे, उनकी क्या भूमिका था, इन सभी के बारे में क्रमवार तरीके से हम आपको एक से एक कर करके आपके जानकारी देंगे। तो हमारा वीडियो अगर आप पूरी तरह से शुरू से लेकर के अंत तक आप देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि देश की आज़ादी के लिए किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी गई, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए और किस तरीके से कितनी मुश्किलों से भारत आज़ादी को प्राप्त किया था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में 1905 ईस्वी में जो घटित घटना हुई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा रची हुई साजिश के द्वारा बंगाल विभाजन के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे। तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था। तो 1905 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था। उस समय बंगाल का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो उसने क्यों किया था, मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे। अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाकर इसको कमज़ोर करने के लिए किया था, ताकि ये दोनों एक होकर के आज़ादी की मांग न कर सके। तो अंग्रेज़ों के बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख कारण क्या था, यह आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ करके लड़ाई करते रहें, जिससे इनका ध्यान आज़ादी की तरफ न हो करके इनका ध्यान आपस में लड़ाई में बटा रहे, ताकि ये आपस में लड़ते रहें और आज़ादी की मांग न कर सकें। इसके बाद उनका दूसरा कारण था बंगाल विभाजन का, बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक थी। उस समय बंगाल पूरे भारत में राष्ट्रवाद का केंद्र था। अंग्रेज़ बंगाल को विभाजित करके लोगों को कमज़ोर करके राष्ट्रवाद की भावना को कम करना चाहते थे, ताकि वे आज़ादी की मांग न कर सके। बंगाल में उस समय राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी बढ़ रही थी। उस समय बंगाल में काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे अरविंद घोष और इसके बाद ये टैगोर साहब जैसे लोग, जो कि काफ़ी बुद्धिस्ट और विद्वान थे। उन लोगों को पता था कि ये अंग्रेज़ हमारे देश में किस तरीके से अपना उपनिवेश जमा रहे हैं, किस तरीके से हमें अपने परतंत्र बना रहे हैं। इसलिए वे आज़ादी की मांग करना चाहते थे, अंग्रेज़ों से आज़ादी को लड़ाई से प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको जातियों के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजित करके उनकी ध्यान को हटाने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाह रहे थे। उनको पता था कि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक है, बंगाल के लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं, यही से आज़ादी की मांग की बिगुल बच सकती है। इसके लिए वे बंगाल को हिंदू और मुसलमान के आधार पर दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिए। पश्चिमी बंगाल को की जगह पे हिंदुओं को रखे और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को रखते हैं। इसके बाद बंगाल के विभाजन का सबसे तीसरा कारण जो था, बंगाल में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जो बंगाल में शिक्षित लोग थे वे आज़ादी की मांग उठा रहे थे, जिससे अंग्रेज़ों को लगा कि अगर इनकी शिक्षा को कमज़ोर न किया गया तो एक दिन यह ज़रूर आज़ादी की मांग करेंगे। जो बंगाल में सब शिक्षित लोग थे वे आज़ादी की मांग कर रहे थे। अंग्रेज़ों को लगा कि अगर इनकी शिक्षा को हम कमज़ोर नहीं करेंगे तो ये ज़रूर ही एक दिन आज़ादी की मांग करेंगे और हमसे लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने बंगाल को विभाजित किया था। इसके बाद उसका जो चौथा कारण था, अंग्रेज़ों को पता था कि अगर आज़ादी की मांग उठेगी तो बंगाल से ही उठेगी, इसलिए वे बंगाल का विभाजन करके इसमें दरार पैदा करना चाहते थे। अंग्रेज़ों को इस बात की पूरी तरह से जानकारी हो गई थी कि बंगाल में सबसे बुद्धिमान लोग हैं और अगर आज़ादी की मांग उठेगी तो बंगाल से ही उठेगी, क्योंकि बंगाल में मंगल पांडे, अरविंद घोष और कई ऐसे बुद्धिजीवी थे जो आज़ादी की मांग लगातार शुरू से ही कर रहे थे। इसलिए बंगाल का विभाजन करके इन लोगों के बीच, इन्हें हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ा करके बंगाल को जीतना चाहते थे अंग्रेज़। इस आधार पे वे बंगाल को विभाजन किए, लेकिन उनका एक अलग एजेंडा था। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल को इसलिए विभाजित कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, जिससे वहाँ शासन चलाना मुश्किल है, इसलिए मैं बंगाल को दो भागों में बांट रहा हूँ। लेकिन उनका यह केवल एजेंडा था। उनका बंगाल का विभाजन करने का मेन उद्देश्य हिंदू और मुसलमान के बीच दरार पैदा करना था, और वे इस अपने मिशन में सफल भी होते हैं। इसके बाद बंगाल के विभाजन का क्या परिणाम आता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बंगाल के विभाजन में के परिणाम क्या था। बंगाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। बंगाल के विभाजन के बाद
हिंदू मुस्लिम भले ही एक दूसरे से फूट हुए, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ, क्योंकि बंगाल का जैसे अंग्रेज़ों ने विभाजन किया, इसके विरोध में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू किए। स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाए और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत हुई। जैसे ही बंगाल का विभाजन किया गया तो लोगों में एकता आई, और जिससे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी भारत की तरफ से, यह काफ़ी मजबूत हुई। हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान हुआ, वे आपस में लड़ने लगे। एक सबसे बड़ी एजेंडा जो अंग्रेज़ों की थी, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना, ताकि ये अगर एक नहीं रहेंगे तो आज़ादी की मांग नहीं कर पाएंगे, एक एक कर को मैं दबाता रहूँगा। उनकी यही नीति थी, फूट डालो और राज्य करो। इस नीति में वे काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर देते हैं। इस बंगाल विभाजन का परिणाम सबसे प्रमुख भारतीयों को जो फ़ायदा हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी यह मजबूत हुई थी, और लोगों ने जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन चलाया था। यह बंगाल विभाजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। कई बार एग्जामों में यह पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था यह बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। इसके बाद मैं आपको अभी तक जो जानकारी दिया, यह जानकारी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न अवेलेबल हो सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बंगाल विभाजन की घोषणा जो थी वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था यह 19 जुलाई 1905 ईस्वी की किया गया था, और इसे लागू कर दिया गया था पूरी तरह से 16 अक्टूबर 1905 को। कई बार एग्जामों में पूछता है कि बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। कर्जन ही बंगाल का विभाजन करवाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बंगाल का विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था, तो वहाँ का जो वायसराय था वे कर्जन था। कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया जाता है। इसके बाद बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन चलाए थे। कई बार एग्जाम में पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था ये बंगाल की विभाजन के बाद उसके विरोध में चलाया गया था। अभी मैंने आपको बताया 1905 में कौन सी घटना घटी थी, बंगाल का विभाजन हुआ था। अब बताऊंगा मैं इसके बाद कौन सी, बंगाल विभाजन के बाद कौन सी घटना घटी। तो बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस में दो मत उत्पन्न हो गए, एक गरम दल एक नरम दल। कांग्रेस में जो था ये क्यों विभाजित हुए, कांग्रेस का विभाजन का सबसे प्रमुख कारण क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस में सबसे पहले दो विचार उत्पन्न हो गए। जब 1905 ईस्वी में, पहले मैं आपको इधर बता रहा हूँ, जब ये आप समझ जाएंगे तो आपको कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जब सन 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में इस बनारस अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी में दो विचारों का जन्म हो जाता है। जो दो विचार थे उनमें एक विचार थे गरम दल और दूसरे विचार थे नरम दल। जो गरम दल के लोग थे वे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ करके हिंसात्मक तरीके से या किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों से आज़ादी पाना चाहते थे। वे अंग्रेज़ों को बिना किसी नियम कानून के भी अंग्रेज़ों को मार के यहाँ से भगाना चाहते थे। लेकिन जो नरम दल के लोग थे वे अहिंसात्मक तरीके से और नियम और कानून के तरीके से अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। मतलब जो हिंसात्मक आंदोलन, जो हिंसात्मक विचार के थे, उग्र स्वभावी थे, वे गरम दल के लोग हुए, और जो अहिंसात्मक तरीके से नियम और कानून के तरीके से अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, वे नरम दल के लोग हुए। सन 1905 में जब बनारस अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, तो वहीं से कांग्रेस में दो विचार उत्पन्न हो जाते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल, और यहीं से कांग्रेस का विभाजन शुरू हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था, अब इसके बारे में देखिए। कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण जो था वो अध्यक्ष पद का चुनाव था। मतलब कांग्रेस का अब अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले के बाद उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात को लेकर के कांग्रेस की पार्टी में आपसी मतभेद हुआ। गरम दल किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल के लोग किसी और को। तो जो गरम दल के लोग थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो नरम दल के लोग थे वे रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बना दिया जाता है, जिससे गरम दल के लोग नाराज़ हो जाते हैं और वे कांग्रेस से अलग होकर के
एक अपना अलग से दल गरम दल बना लेते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष 1907 में बना दिया जाता है, जिससे नरम दल के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन गरम दल के लोग नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि गरम दल के लोग चाहते थे लाला लाजपत राय कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और जो नरम दल के लोग थे वो रास बिहारी बोस को चाहते थे। तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो रास बिहारी बोस बन जाते हैं। नरम दल की बातों को मान लिया जाता है और गरम दल के लोगों की बातों को नकार दिया जाता है, जिससे गरम दल और नरम दल के बीच काफ़ी मनमुटाव होता है और वे दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी बोस बन जाते हैं। और जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में, तो सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो दलों में टूट जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल। कई बार एग्जामों में पूछता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था और कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये 1907 ईस्वी में हुआ था और सूरत अधिवेशन में हुआ था। अब इसके बाद 1907 के बाद क्या हुआ? 1907 के बाद अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम लाया था जिसे मार्लियामेंटो एक्ट कहते थे। मार्लियामेंटो एक्ट अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। अब मैं आपको बताएंगे कि 1909 ईस्वी में जो मार्लियामेंटो एक्ट आया था यह क्या था। देखिए, मार्लियामेंटो एक्ट को क्या कहते हैं। मार्लियामेंटो एक्ट 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा मार्लियामेंटो एक्ट था क्या। तो मार्लियामेंटो एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के स्थानीय लोगों को राज्य सचिव परिषद और वायसराय के कार्यकारी परिषदों में शामिल किया गया। मतलब जो मार्लियामेंटो एक्ट था यह अंग्रेज़ों के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के तहत जो भारत के स्थानीय लोग थे उनको भी अंग्रेज़ों के द्वारा जो कुछ भी वैकेंसियाँ निकाली जाती थी, जैसे राज्य सचिव परिषद और वायसराय के कार्यकारी परिषदों में भी भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। और इसके बाद इस अधिनियम के जरिए विधान परिषदों में सुधार किया गया। जो भारत में सरकार चला रहे थे अंग्रेज, उनके द्वारा जो विधान परिषद बनाया गया था उनमें सुधार काफ़ी किया गया और भारतीयों की भूमिका को बढ़ा दिया गया। मार्लियामेंटो एक्ट के तहत जो विधान परिषद में सुधार किया गया और भारतीयों की भूमिका को उसमें बढ़ाया गया। इसके बाद मार्लियामेंटो एक्ट की और क्या था? इस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग निर्वाचन की क्षेत्र की व्यवस्था की गई। मतलब मार्लियामेंटो एक्ट के तहत मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया गया और इसकी व्यवस्था किया गया। मार्लियामेंटो एक्ट का सबसे अहम पॉइंट यही है कि मार्लियामेंटो एक्ट में अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसा अधिनियम लाया गया था कि जिसमें मुस्लिम सदस्यों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाई गई थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस अधिनियम के तहत निर्वाचित भारतीयों को प्रस्ताव पेश करने, बजटी मामलों में बहस करने और पूरक अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति मिली। जो मार्लियामेंटो एक्ट था, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को संसद में या विधानसभा में अपना प्रस्ताव पेश करने, बजटी मामलों पर बहस करने और अपना जो कुछ भी प्रश्न हो उसको पूछने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद इसका जो 5वां नियम था, इस अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रशासनिक समितियों में भारतीयों को शामिल किया गया था। जो बॉम्बे और मद्रास में प्रशासनिक समिति थी, उस समिति में भारतीयों को शामिल किया गया। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारतीयों को शामिल किया गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो सरकार चला रहे थे वे अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों के द्वारा ही जो कुछ भी वैकेंसियाँ आती थी प्रशासनिक में या किसी भी क्षेत्र में, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही भरी जाती थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो मार्लियामेंटो एक्ट लाया गया था उसके तहत बॉम्बे और मद्रास प्रशासनिक समितियों में भारतीयों को शामिल किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम के तहत प्रांतीय परिषदों में सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा नियुक्त सदस्यों के बहुमत को हटा दिया गया था। अभी आपको पता चल गया होगा कि मार्लियामेंटो एक्ट क्या है, मार्लियामेंटो एक्ट क्या था। इसके बाद जब 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो एक्ट आया, यह घटना घटा। फिर इसके बाद 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली दरबार क्या था और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार के बाद बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। अभी मैंने आपको 1905 ईस्वी में बताया था कि बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब मैं आपको बताऊँगा, जब भारतीयों ने बंगाल विभाजन का लगातार विरोध किया तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दिल्ली दरबार क्या है। तो दिल्ली दरबार एक ऐसा समारोह था, एक ऐसा आयोजन था जब जब अंग्रेज़ों ने भारत पे पूरी तरह से कब्जा कर लिए, तो वे इस खुशी में एक दिव्य दरबार की शुरुआत करते हैं, एक दिव्य समारोह बनाते हैं, एक दिव्य समारोह का आयोजन करते हैं। यह समारोह अंग्रेज़ जो ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम थी और उनकी रानी मैरी क्वीन रैनी ने क्वीन मैरी जब भारत आ रही थी, तो उनकी राज्याभिषेक के लिए यह पार्टी का आयोजन किया गया था। मतलब दिल्ली दरबार जो लगाया गया था, ये किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आने पर उनकी राज्याभिषेक के लिए यह आयोजन किया गया था। अभी आपको पता चला होगा कि दिल्ली दरबार क्या था। जो दिल्ली दरबार था, यह जब अंग्रेज़ों ने भारत पे विजय पा लिया था, तो इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया था, भव्य समारोह। इस भव्य समारोह में अंग्रेज़ों की तरफ से इंग्लैंड से किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का आगमन हुआ था भारत में। उनकी राज्याभिषेक के लिए यह समारोह मनाया गया था। तो यह समारोह कब मनाया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में यह समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यह एक भव्य समारोह था जिसका आयोजन किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत के सम्राट और महारानी के राज्याभिषेक के रूप में चिन्हित करने के लिए किया गया था। इसका क्या महत्व था? जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, इसमें इसका महत्व क्या था, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राजधानी का स्थानांतरण, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का राज्याभिषेक हो जाता है, तो वे दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो कोलकाता से राजधानी को दिल्ली की तरफ स्थानांतरित कर लेते हैं। इसके बाद ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन, यह जो समारोह किया गया था दिल्ली दरबार, ये ब्रिटिश शक्तियों का प्रदर्शन था। भारतीयों को अपनी शक्ति को दिखा रहे थे, जिससे भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ भी होती है। भारतीय काफ़ी इस प्रदर्शन को देख करके नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि उनको गुलाम बना लिए थे ये लोग। भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, जब ये लोग इस तरीके से भव्य समारोह किए, तो जो भारत के राष्ट्रवादी विचार के थे उनकी कुछ प्रतिक्रिया भी आई। यह क्या प्रतिक्रिया थी? यह दरबार भारतीय राष्ट्रवादियों की एक विरोध का प्रतीक था। उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में देखा। जो भारतीय थे वे लोग इस समारोह से काफ़ी दुखी थे। वे इस समारोह का काफ़ी विद्रोह के रूप में विरोध किए थे। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या था जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाएगा दिल्ली दरबार का? तो दिल्ली दरबार का जो डेट था, दिल्ली दरबार कब किया गया था? तो यह 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के राज्याभिषेक के लिए किया गया था। जब भारत पर अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ब्रिटेन से आती हैं, उनका यहाँ पर राज्याभिषेक किया जाता है। इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार में ही अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन को क्यों रद्द किया गया, इसके बारे में आप जानिए। क्योंकि जब बंगाल का विभाजन होता है, तभी से लगातार इसका प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण अंग्रेज़ों को मजबूर होकर के बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ता है। इसका सबसे प्रमुख कारण था व्यापक विरोध। भारतीयों ने इसका लगातार विरोध किया, जिससे भारतीयों ने अंग्रेज़ों की इस चाल को समझ गया कि ये फूट डालो राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डाल करके खुद राज कर रहे हैं, जिसके कारण वे लोग काफ़ी विरोध किए और विरोध के चलते अंग्रेज़ों को बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। इसके बाद दूसरा कारण था राष्ट्रीय एकता। भारतीयों के बीच बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय एकता जगी, लोगों के बीच एकता हुआ और लोग एक होकर के आंदोलन शुरुआत किए, जिससे भारत के बीच एक मजबूत और एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने से अंग्रेज़ काफ़ी उनके पीछे थोड़ा झुकना शुरुआत कर दिए थे। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन, इसका जो तीसरा कारण था स्वदेशी आंदोलन। भारतीयों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिए थे, जिससे अंग्रेज़ों को लग गया था कि ये अब आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये अगर हम नहीं मानेंगे, बंगाल का विभाजन को रद्द नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे आज़ादी की मांग करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसको हम नाकाम हो जाएंगे। इसलिए ये बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिए। अशांति, चौथा कारण जो था अशांति। भारतीय जब से बंगाल विभाजन किया गया था, कहीं न कहीं एक हिंसा एक न एक जगह करते ही रहते थे, जिसकी वजह से पूरे देश में अशांति का माहौल हो गया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को दबाव में आकर के
बंगाल विभाजन को रद्द करना ही पड़ गया था। राजनैतिक दबाव, जब भारत पे पूरी तरह से हिंसात्मक तरीके से भारतीयों ने हिंसा शुरू कर दिया तो बढ़ती विरोध और अशांति के कारण अंग्रेज़ों ने राजनैतिक दबाव के कारण बंगाल विभाजन को रद्द कर ही दिए। इन सभी कारणों से 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब जब बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया तो आगे अब जो घटना हम बताने जा रहे हैं अब होता है गांधी इज बैक। अभी तक जितना भी घटना हुआ गांधी जी भारत में नहीं थे, अभी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। जब गांधी जी के ये सब के बारे में अवगत होता है, गांधी जी को पता चलता है, अब 1915 ईस्वी में गांधी इज बैक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। अब आगे की घटना देखो, अब गांधी जी की देश में एंट्री हो चुकी है। अब आगे गांधी जी क्या क्या करते हैं अब इसके बारे में सुनो। जब गांधी इज बैक, गांधी जी 9 जनवरी 1905 ईस्वी में गांधी जी भारत में आ जाते हैं। अब गांधी जी आने के बाद क्या करते हैं सबसे पहले देखिए। 9 जनवरी 1905 के दिन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में जब वे लौटे थे तब वे 45 वर्ष के एक अनुभवी वकील थे। मतलब क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वे 1905 ईस्वी में 45 वर्ष के एक अनुभवी वकील के रूप में भारत लौटे थे। मतलब महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और जब वे दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वे 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर इसके बाद वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे और जब वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे तो वे 45 साल के एक अनुभवी वकील के रूप में लौटे थे। मतलब वे एक अनुभवी वकील हो गए थे। अब जब वे भारत लौटे थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे हजारों भारतीयों ने उनका स्वागत किया था। मतलब कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महात्मा गांधी का स्वागत करती है। देश की उम्मीदें, महात्मा गांधी देश के लिए एक उम्मीद के रूप में पाए जाते हैं। महात्मा गांधी पर देश की उम्मीदें थी कि अब ये व्यक्ति ही देश को आज़ादी दिला सकता है क्योंकि वे एक संघर्षशील और कर्मठशील पुरुष थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा दी। उन्होंने तुरंत भारत लौटते ही अंग्रेज़ों की चाल को समझ गए और भारतीयों के लिए एक नई आंदोलन की चाल दिए, भारतीयों की आंदोलन में एक नई दिशा दिए और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की आज़ादी के संकल्प लिए। महात्मा गांधी जैसे ही देश में आते हैं वे अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। सबसे पहले उनकी सबसे खूबसूरती महात्मा गांधी की यही थी कि अंग्रेज़ चाहे भी जितना गलत काम किए हों उनके साथ महात्मा गांधी कभी हिंसात्मक व्यवहार नहीं किए, वे हमेशा अहिंसा के तौर पर चले। जैसे ही वे भारत में आते हैं वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाने का एक संकल्प लेते हैं कि मैं भारत को आज़ाद करूंगा। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में एक दिन को मनाते हैं। महात्मा गांधी ने भारत आगमन के दिन को याद करते हुए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में आ जाते हैं, गांधी इज बैक हो जाता है। फिर इसके बाद 1916 ईस्वी में सबसे पहले महात्मा गांधी का सबसे अच्छा दिमाग लगाया, उन्होंने गरम दल और नरम दल को एक कर दिया। महात्मा गांधी को पता था जब तक गरम दल और नरम दल एक नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी में अगर फूट रहेगा तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को होगा। इसलिए वे सबसे पहले गरम दल और नरम दल को एक करते हैं। उनको पता था कि जब तक हम एक नहीं होंगे सब लोग तब तक हम अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वे गरम दल और नरम दल को भी मिलाते हैं। इसके बाद वे हिंदू मुस्लिम एकता को भी एक रख करके भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसलिए जब वे आते हैं तो फिर 1916 ईस्वी में गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का आपस में मिलन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल गरम दल और नरम दल पुनः एक हो जाते हैं। मतलब जब महात्मा गांधी जी आते हैं तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में किया जाता है और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। यह काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछता है एग्ज़ामों में कि कांग्रेस का गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में एक होते हैं, तो ये लखनऊ अधिवेशन में एक होते हैं। और यह भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के समय उसका अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं।
कांग्रेस की अध्यक्षता उस समय अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद आता है होम रूल लीग मूवमेंट। कांग्रेस जैसे ही कांग्रेस का आपस में मिलन होता है, इसके बाद एक मूवमेंट आता है होम रूल लीग मूवमेंट। यह होम रूल लीग मूवमेंट क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। होम रूल लीग मूवमेंट जो था यह भी 1916 ईस्वी में ही आया था। होम रूल लीग मूवमेंट जो था 1916 में भारत में स्वशासन की मांग को लेकर चलाया गया था। जो होम रूल लीग मूवमेंट था, होम रूल लीग मूवमेंट 1916 ईस्वी में भारत में स्वतंत्रता की मांग के लिए चला गया था। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। अब महात्मा गांधी आ गए तो कुछ न कुछ करेंगे ही, लेकिन उन्होंने अपनी अंग्रेजों की लड़ाई का सबसे पहला शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से किया था। ये अभी भारतीयों के द्वारा किया जा रहा है। होम रूल लीग मूवमेंट जो था यह भारतीयों के द्वारा शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक स्वायत्त शासन प्राप्त करना था। मतलब भारत को अपना शासन जमाने के लिए होम रूल लीग मूवमेंट का स्थापना किया गया था। इसके बाद होम रूल मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो क्या था? स्वशासन की मांग। भारतीयों को यह एहसास हुआ कि वे अपने देश के शासन में भागीदारी बनाने का हकदार हैं और वे अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। राष्ट्रीय एकता। इस आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट किया और राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत किया। जो होम रूल लीग मूवमेंट था, इस मूवमेंट के जरिए भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना जगी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध। होम रूल लीग मूवमेंट के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने कई आंदोलन चलाए। ब्रिटिश शासन के कई दोषों को कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। मतलब ब्रिटिश शासन भारत पे पूरी तरह से अपने बलपूर्वक अत्याचार भी करता था, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष हुआ और वे भारत को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन शुरुआत कर दिए। इस आंदोलन का प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने पुणे में होम रूल लीग मूवमेंट का स्थापना किया था। जो बाल गंगाधर जी तिलक थे, उन्होंने पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में होम रूल लीग मूवमेंट का स्थापना की। इसके बाद एनी बेसेंट मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना करती हैं। होम रूल लीग मूवमेंट को दो जगहों पर स्थापना किया जाता है। एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा जो कि मद्रास में किया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी अब अंग्रेज़ों के गढ़ में एंट्री मार देते हैं। जैसे ही उन्होंने एंट्री मारा तो सबसे पहले उन्होंने बिहार में एंट्री मारा और बिहार के चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के ज़िले में सबसे पहले एंट्री मारा। वहाँ पे उन्होंने देखा बिहार में चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब किया जाता है? तो 1917 ईस्वी में किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ चालू किया गया पहला आंदोलन था। क्या हुआ था चंपारण में? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चंपारण में महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन क्यों किया गया था। महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन क्यों किया, इसके बारे में जानिए। नील की खेती। बिहार में अंग्रेज़ों के द्वारा नील की खेती की जाती थी। अंग्रेज़ यहाँ से नील की खेती करते थे और उस नील को इंग्लैंड भेजते थे। तो बिहार के जो किसान थे, इनकी खेती को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के द्वारा छीन लिया गया था और छीन कर इनके खेतों में वे अपने नील की खेती करते थे। चंपारण के किसानों को अंग्रेज़ों ने बागान मालिकों के द्वारा नील की खेती के लिए मजबूर किया था। मतलब चंपारण के जो किसान थे वे अपनी ज़मीनों को अंग्रेज़ों को दे दिए थे। ज़बरदस्ती अंग्रेज इनसे इनके ज़मीनों को छीन लिए थे नील की खेती करने के लिए। यहाँ से नील को पैदा करके वे अपने देश इंग्लैंड भेज करके इससे बढ़िया मुनाफा कमाते थे। इसके बाद इसका और जो कारण था मैं इसको बताऊँगा। अन्यायपूर्ण व्यवस्था। किसानों को एक ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा नील की खेती के लिए देना पड़ा था। जो किसान थे वे अपने सभी ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा किसान जो थे वे अंग्रेज़ों को दिए थे नील की खेती करने के लिए, और अंग्रेज़ इसका मुआवजा भी सही से नहीं देते थे। गांधी जी का आगमन। जैसे ही गांधी जी अन्याय को देखकर चंपारण आए और किसानों के समर्थन किया। जब गांधी जी आए बिहार में तो उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या को देखा और किसानों की जो लड़ाई थी उसका समर्थन किया और उसमें भागीदारी हुई। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने किसानों को अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए प्रेरित किया।
इसके बाद सफलता भी मिली गांधी जी को। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन सफल रहा और अंग्रेजी सरकार को किसानों के पक्ष में फैसला लेना पड़ा। मतलब जब अंग्रेज गांधी जी के आने से पहले किसानों की जो ज़मीन थी उसको किसानों से छीन करके वहाँ खुद नील पैदा करते थे और इसे विदेशों में भेज करके उससे मुनाफा कमाते थे। लेकिन जब गांधी जी आए, सत्याग्रह आंदोलन किए, तो अंग्रेज उनसे कुछ डर गए और किसानों की ज़मीन का मुआवजा देने लगे और उनके जो कुछ भी ज़मीनें थी उन्हें वापस लौटाने लगे और अगर कुछ ज़मीनों को लिए भी थे तो उसका मुआवजा सही से देने लगे, जिससे गांधी जी का यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या था। गांधी जी की यह पहली सफलता थी, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ और पहले आंदोलन में उन्होंने सफल भी हुए थे। अंग्रेज़ उनके सामने झुक गए थे। अंग्रेज़ किसानों की ज़मीन को फिर से दे दिए थे और अगर जो कुछ भी लिए थे तो उसका मुआवजा भी अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से भारतीयों को दे रहे थे। यह गांधी जी की पहली और बड़ी सफलता थी। सत्याग्रह का जन्म, मतलब सत्याग्रह का जन्म गांधी जी ने जो अपना शुरुआत किया था यह चंपारण से। इस आंदोलन ने भारतीयों में सत्याग्रह का सिद्धांत को जन्म दिया। मतलब अब और सत्याग्रह और आंदोलन शुरू करने के लिए एक मनोबल बढ़ा गांधी जी के अंदर। किसानों के लिए जीत, गांधी जी का यह जो आंदोलन था यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ा जीत के रूप में देखा गया। जो किसान शोषित किए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा, अब उन्हें अच्छा मुआवजा मिलने लगा और उनकी ज़मीनों को भी उन्हें प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का मोड़, इस आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई दिशा दिया, क्योंकि गांधी जी अब अंग्रेज़ों के ऊपर सफल हो गए थे, इसलिए उनको मनोबल को बढ़ गया। इसके बाद 8वां जो घटना आज़ादी के लिए घटती है वह 1919 ईस्वी में घटती है, रोलेट एक्ट अधिनियम। अभी मैं आपको बताऊंगा रोलेट एक्ट अधिनियम क्या था। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जब गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए तो अंग्रेज़ भी गांधी जी के आंदोलन को दबाने के लिए कई अपने तरीके से आंदोलन शुरू किए। तो अब मैं आपको बताऊँगा रोलेट एक्ट अधिनियम। रोलेट एक्ट अधिनियम क्या था जो 1919 ईस्वी में आया था। अब अंग्रेज़ों ने भी गांधी जी के आंदोलन को दबाने के लिए कई नीतियां चलाएं, जिसमें रोलेट एक्ट अधिनियम लाए। रोलेट एक्ट अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था, देखिए रोलेट एक्ट अधिनियम भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक काला अध्याय था। जो यह एक्ट था यह अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक काला कानून था। इस कानून के अनुसार सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के और बिना किसी अपील के 2 साल तक जेल में डालने का अधिकार दिया गया। रोलेट एक्ट कानून, जब गांधी जी अपना चंपारण सत्याग्रह में सफल हो गए तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर अब इस तरीके से ये और आंदोलन को करेंगे तो इसमें भी सफल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने भारतीयों को पकड़ कर जेल में बंद करने के लिए एक एक्ट लाया, रोलेट एक्ट अधिनियम। इस एक्ट का क्या कारण था, इस एक्ट को क्या विशेषता थी? इस एक्ट के द्वारा वे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के और बिना किसी अपील के 2 साल तक के लिए अंदर जेल में डाल देते थे, ताकि लोग डर जाएं और डर के मारे आंदोलन न करें, जिससे अंग्रेज अच्छे तरीके से अपना अस्तित्व इस देश में चला सके। लेकिन रोलेट एक्ट से भी भारतीयों ने डरा नहीं, महात्मा गांधी जी ने डरे नहीं। रोलेट एक्ट कानून के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज़ों की लड़ाई जारी रखी। रोलेट एक्ट की चुनौती, ब्रिटिश शासन को चुनौती। अब देखिए रोलेट एक्ट का क्या महत्व था, अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ब्रिटिश शासन को चुनौती, भारत में बढ़ते स्वायत्त संग्राम और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहे विरोध को दबाने के लिए रोलेट एक्ट बनाया गया था। मतलब रोलेट एक्ट क्यों बनाया गया था? भारत में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ संग्राम और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ तो भारतीयों के विद्रोह को दबाने के लिए रोलेट एक्ट चालू किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा के, बिना किसी सबूत के किसी को भी वो लोग अरेस्ट करके अंदर डाल देते थे, जिससे ये लोग डर जाएं। राष्ट्रवादियों को दबाना चाहते थे ये लोग, जो भारत में आंदोलन करता था उसको पकड़ते थे और उसके पकड़ करके उसे अंदर डाल देते थे, ताकि
इनका आंदोलन जो हो वो कमज़ोर पड़ जाए और ये लोग डर के मारे आंदोलन करना बंद कर दें। बिना मुकदमे के भी किसी को गिरफ्तार कर लेते, बिना किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, बिना अपील के। जेल जाने के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती थी। जो गया जेल में जिसको जिसको भी ब्रिटिश फौज चाहती थी उसे पकड़ लेती थी और उसे जब 2 साल के लिए जेल कर देती थी। यही था रोलेक्ट एक्ट कानून। अभी आपको समझ में आ गया होगा रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 क्या था। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था। यह कानून भारतीयों को दबाने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन हो रहे थे महात्मा गांधी जी के, उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून लाया गया था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी मुकदमा के भी 2 साल के लिए उठा के जेल में डाल दिया जाता था। यही था रोलेक्ट एक्ट कानून। रोलेक्ट एक्ट कानून का परिणाम क्या निकला इस देश में, देखिए अब इसके बारे में बताएंगे। भारतीयों में रोष। भले ही अंग्रेजों के द्वारा रोलेक्ट एक्ट कानून ला करके भारतीयों को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय इससे दबे नहीं, उनमें और रोष की भावना पैदा हुई। इस कानून से भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ रोष बढ़ता गया। मतलब इस कानून के आने के बाद भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा इतना उनका बढ़ता ही गया और बढ़ा। वे लोग और ज़्यादा वो करने शुरुआत किए और ज़्यादा आंदोलन शुरू किए। इसके बाद अब दूसरा जो घटना था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 ईस्वी में किया गया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था इसके बारे में। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थी। मतलब अभी मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि रोलेक्ट एक्ट का भारतीयों के अंदर डर डालने के लिए, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम का डर डालने के लिए अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा घटना था, कैसा घटना था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया और असहयोग आंदोलन शुरू किया। रोलेक्ट एक्ट कानून के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत की तरफ से लड़ रही थी अंग्रेज़ों से, यह रोलेक्ट एक्ट कानून का काफ़ी विरोध करती है और असहयोग आंदोलन शुरू करती है। मतलब अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। अगर ये कोई भी सहयोग मांगते हैं तो इनका कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन चलाया जाता है रोलेक्ट एक्ट कानून के बाद। कई बार एग्जाम में पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन तभी चालू किया था, यह किस लिए चालू किया गया था, तो यह रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध में चालू किया गया था। अब इसके बाद जो दूसरा उसका था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। अभी मैं आप सुने होंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। इसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासन की स्थापना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था, इस एक्ट के जरिए भारत में स्वशासन की स्थापना का एक उद्देश्य था। मतलब इस एक्ट के तहत भारत में स्वशासन, धीरे धीरे भारतीयों का जो अपना दबदबा था, ये भारत में अपना अंग्रेज़ों के खिलाफ दबदबा को पूरी तरह से कंट्रोल में ले रहे थे। इसका उद्देश्य जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, इसका उद्देश्य ही यही था, भारत में धीरे धीरे स्वशासन की स्थापना करना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ करके भारत में स्वशासन की स्थापना करना। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो अधिनियम था, इसका विशेषता क्या था। द्वैत शासन, केंद्र और प्रांतों के में शासन के 2 भागों में बांटा गया। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा केंद्र और राज्यों को शासन को 2 भागों में बांटा गया। एक राज्य सरकार को दिया गया, एक केंद्र सरकार को दिया गया। जो देश की शक्तियाँ थी, इसको 2 भागों में बांटा गया, केंद्र और राज्य। केंद्र सरकार की शक्तियों को अलग कर दिया गया, राज्य सरकार की शक्तियों को अलग कर दिया गया। केंद्र और प्रांतों में शासन को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में और दूसरा भाग भारतीय के नियंत्रण में था। मतलब द्वैत शासन, अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ ढीला किया जाता है, क्योंकि अंग्रेज अब भारतीयों के कुछ कंट्रोल में आ जाते हैं, तो उन्होंने द्वैत शासन को शुरुआत किया। केंद्र और प्रांतों में शासन के 2 भागों में बांटा गया। केंद्र और प्रांतों में शासन को जो था उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में आ जाता है और दूसरा भाग भारतीयों के नियंत्रण में आ जाता है। अंग्रेज अब कुछ डर जाते हैं भारतीयों से। इसके बाद विधायिका क्या बना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में।
केंद्र और प्रांतों में विधायिका का गठन किया जाता है, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। जो विधायिका बनाया जाता है, इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। जो अंग्रेज अपना विधायिका बनाए हुए थे, जो विधानमंडल बनाए हुए थे, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत भारतीयों को भी शामिल करते हैं। अब मैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में थोड़ा फिर से पूरी तरह से बताएंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा अंग्रेज़ों का जो एक कानून था, यह कानून था, अंग्रेज अब कुछ भारतीयों के लिए रहम दिखा रहे थे, मतलब द्वैत शासन प्रणाली बनाए। इस प्रणाली के द्वारा केंद्र और प्रांतों में जो शासन की व्यवस्था थी, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग ब्रिटिश अधिकारियों के अंडर में चला गया, एक भाग भारतीयों के अंडर में आ जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों का जो विधायिका था, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत जो कानून बनाया गया था, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। इसके बाद हमारा अगला अब देखेंगे चुनाव। विधायिका सदस्यों के चुनाव समिति मताधिकारियों के आधार पर किया जाता था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, उसके तहत विधायिका के सदस्यों का जो चुनाव होता था, विधायकों के जो सदस्यों का जो चुनाव होता था, वो चुनाव समिति के मताधिकारियों के आधार पर किया जाता था। इसके बाद हम आपको बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को भारतीयों के आंदोलन को दबाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया जाता है, ताकि जो उनका ये एक कानून था, अभी मैं जो आपको बताया था, रोलेक्ट एक्ट कानून का डर लाने के लिए अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके बारे में आप पूरी तरह से देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नाम का एक बाग था, जहां शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सेना ने शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा आयोजित की गई थी। भारतीयों के द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां ब्रिटिश सेना ने धुआंधार गोली चलाती है। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर के एक जलियांवाला बाग में किया जाता है। इसमें भारतीयों के द्वारा एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। उस शांतिपूर्ण सभा के आयोजन में ब्रिटिश सेना आकर के वहाँ धुआंधार गोलियां चलाती है, भारतीयों के ऊपर धुआंधार गोलियां चलाती है, जिससे सैकड़ों भारतीय मारे जाते हैं और हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस बाग में होता है जहाँ जाने के लिए, जिस बाग में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही मार्ग था। उस मार्ग पर अंग्रेज़ों के द्वारा खड़े होकर के उस बाग में जितने भी लोग थे, सबको धुआंधार गोलियों से मार दिया जाता है। यह पंजाब के अमृतसर में होता था, क्योंकि उस बाग में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चलता है, वे जाकर के वहाँ पर के धुआंधार गोलियां चलाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में आप जानिएगा। शांतिपूर्ण सभा का आयोजन। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि भारतीयों के द्वारा रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा का आयोजन किया गया था, और अंग्रेज़ों के द्वारा रोलेक्ट एक्ट कानून का विरोध किया जा रहा था। उस विरोध को दबाने के लिए उन्होंने भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवाते थे। यह गोली जनरल डायर के आदेश पर, जो ब्रिटिश सैनिकों का कमांडर था जनरल डायर, उसके आदेश पर चलाया जाता है। इसके बाद इस हत्याकांड से सैकड़ों भारतीय मारे जाते हैं और हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना का कारण क्या था? अब मैं आपको बताऊंगा इस घटना का कारण क्या था। कारण बस एक ही था, रोलेक्ट एक्ट कानून का विरोध करना। इसी कारण रोलेक्ट एक्ट कानून के विरोध में इसका